नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की मुलाकात। आपसी हितों और संबंधों को लेकर हुई चर्चा। क्राउन प्रिंस ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर अर्पित की श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में हुई सुनवाई। सीजीआई ने एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी पर जताई चिंता। सीबीआई को नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए दिया 1 हफ्ते का समय। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को जल्द काम पर लौटने को कहा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर भाजपा ने मांगा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा। गौरव भाटिया ने कहा, ममता बनर्जी बन गई हैं संविधान की भक्षक। जनता कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट और गिरफ्तारी की मांग। भारतीय सेना में कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ साइन किया एमओयू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ये समझौता सेना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम। जम्मू कश्मीर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। नौशेरा में 2 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर। आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद। सर्च ऑपरेशन जारी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज रियाद में भारत खाड़ी सहयोग परिषद के विदेश मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक का मकसद भारत और खाड़ी देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करना। बैठक से पहले विदेश मंत्री ने कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से की मुलाकात। जर्मनी में आयोजित दूसरी बधिर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के बाद भारतीय खिलाड़ी वापस लौटे। प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 20 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल। सबसे पहले बात अबू धाबी के क्राउन प्रिंस को भारत यात्रा से जुड़ी खबर से जुड़ी हुई। यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उनके साथ मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी भारत की यात्रा पर है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस दोनों देशों के आपसी हितों और संबंधों को लेकर वहां पर चर्चा हुई। यूएई और भारत के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी संबंध है। तो दोनों देशों के आपसी हितों और अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। राजघाट स्थित महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंच क्राउन प्रिंस ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक और दुनिया में अहिंसा शांति के अग्रदूत माने जाते हैं महात्मा गांधी। संघर्ष से गुजर रही दुनिया के लिए महात्मा गांधी के आदर्श आज भी नई उम्मीद जगाते हैं। कोलकाता में डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आज अदालत ने सुनवाई के दौरान बंगाल सरकार और पुलिस की कार्रवाई पर न सिर्फ सवाल उठाए, बल्कि फिर कहा कि एफआईआर दर्ज करने में देर हुई। कोर्ट ने यह भी कहा कि पीड़िता की निजता और गरिमा का सम्मान का ख्याल रखा जाए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उनकी डेड बॉडी की तस्वीर हटाई जाए। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार और सीबीआई दोनों ने अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर बंगाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने भी स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। अदालत ने बंगाल सरकार से आरजीके के अस्पताल में तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए थे, तो वहीं सीबीआई ने भी कोर्ट को बताया कि उसकी जांच कहां तक पहुंची है। आज की सुनवाई में बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि हड़ताल की वजह से अब तक 23 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें बंगाल सरकार की रिपोर्ट की कॉपी अभी तक नहीं मिली है। इस पर सीजीआई ने कहा कि वो राज्य पुलिस की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि सीबीआई की जांच अभी पूरी नहीं हुई है। अदालत ने सीबीआई से 1 हफ्ते में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लिहाजा अगली सुनवाई मंगलवार यानी 17 तारीख को होगी। सीजीआई ने आज फिर कहा कि इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस परदीवाला ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ पुलिस की तरफ से दिया जाने वाला चालान मौजूद नहीं है। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना चालान के पोस्टमार्टम हुआ? इस पर बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्हें इस बिंदु पर जवाब देने के लिए समय चाहिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में हड़ताली डॉक्टरों को कल शाम 5 बजे तक काम पर लौटने के लिए कहा है। सीजीआई ने कहा कि अगर वो 5 बजे तक काम पर लौट आते हैं तो कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। कोलकाता के आरजी कर घटना को लेकर भाजपा ने राज्य की ममता सरकार पर एक बार फिर हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफ टेस्ट होना चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह पूछा क्या अभी भी ममता बनर्जी आप अपने पद पर बनी रहना चाहती हैं, क्या यह सिद्ध नहीं हो गया कि आप विफल रही, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप इस्तीफा दें? और इस्तीफा क्यों? इस्तीफा इसलिए जिससे एक निष्पक्ष जांच हो सके, जिससे अगर विवेचना के दौरान ये साक्ष्य आते हैं सामने कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट। दिस इज द डिमांड ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। साथ ही राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को लेकर गौरव भाटिया ने कहा कि नेता विपक्ष के तौर पर विदेश में जाकर क्या कुछ बोलना चाहिए, इस बारे में राहुल गांधी को कुछ पता ही नहीं है। राहुल गांधी अपरिपक्व हैं, पार्ट टाइम नेता हैं, ये सब जानते थे, लेकिन लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनने के बाद एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर जनता ने दी। आज ये कहते हुए दुख हो रहा है कि राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में काला धब्बा है। उनको यह भी नहीं पता है कि विदेशी भूमि पर जाकर क्या बात करनी है, और जिस संविधान को वो पकड़कर घूमते हैं उस संविधान को उन्होंने कभी पढ़ा नहीं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के टेक्सास में दिए गए बयान को देश की छवि खराब करने वाला बताया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विपक्ष का नेता होने के नाते राहुल गांधी भी देश के प्रति जवाबदेह हैं। लगातार तीसरी बार हार से हताश हो गए हैं और कुंठा बाहर निकल रही है। राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रतिपक्ष का नेता भी देश के लिए जवाबदेह होता है, और देश के बाहर जाकर देश की छवि खराब करना यह देशद्रोह जैसा अपराध है। कोई देशभक्त ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन राहुल जी तो लगता लगातार तीसरी बार हारने के बाद कांग्रेस के कुंठित हो गए हैं और अपनी कुंठा देश की छवि खराब करके अमेरिका में निकाल रहे हैं। अरे अपने देश में कांग्रेस और बीजेपी होती है, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हम कांग्रेस और बीजेपी के नहीं होते, हम केवल देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी करते थे।
और अब बात आगामी विधानसभा चुनाव की। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इसके साथ ही पार्टी ने अब तक कुल 41 उम्मीदवार उतार दिए हैं मैदान में। पार्टी ने मोहित ग्रोवर को गुरुग्राम से टिकट दिया है और वर्धन यादव बादशाहपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने जेजेपी प्रमुख और बीजेपी के सहयोग से डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला के खिलाफ वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है। आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 20 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसके साथ हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और आप का गठबंधन खटाई में पड़ गया है। इनमें से 11 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी पहले ही मैदान में हैं। दरअसल हरियाणा में गठबंधन के लिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस से 10 सीटें मांग रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के 20 उम्मीदवारों की घोषणा के बाद इसकी संभावना खत्म हो गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नाम वापस लेने की आज अंतिम तारीख है। राज्य में दूसरे चरण के अंतर्गत 26 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होना है। गौरतलब है कि राज्य में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। पहले चरण का मतदान 18 सितंबर को, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को और तीसरे और अंतिम चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होना है। राज्य में 10 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार भी तेज है। विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता राज्य में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक नियुक्तियां की हैं। भाजपा ने सत शर्मा को जम्मू कश्मीर का कार्यकारी अध्यक्ष, डॉक्टर निर्मल सिंह को प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष, चौधरी सुख नंदन को चुनाव प्रचार समिति का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। साथ ही कवेंद्र गुप्ता को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और चुनाव से जुड़ी खबरों में इतना ही। उत्तर प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार और दोनों पक्षों से कहा कि वो लिखित दलीलें जमा कराएं। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने कहा कि उन्हें हाईकोर्ट के फैसले के अध्ययन के लिए वक्त चाहिए। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जून 2020 और जनवरी 2022 की चयन सूची को रद्द करते हुए यूपी सरकार का आदेश को दिया था कि वो 2019 में हुए सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा के आधार पर 69,000 शिक्षकों के लिए नई सिलेक्शन लिस्ट 3 महीने में जारी करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोई आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के बराबर मेरिट हासिल करता है तो उसका सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में ही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट के इस आदेश के चलते यूपी में बड़ी संख्या में नौकरी कर रहे शिक्षकों पर नौकरी खोने का खतरा मंडराने लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत से जुड़े मामले में आज एक अहम फैसला सुनाते हुए स्थिति साफ की है। ये फैसला ऐसे शख्स को राहत पहुंचाने में मददगार साबित होगा जो एक से अधिक केस में आरोपी है। अदालत ने कहा कि अगर कोई शख्स किसी एक केस में हिरासत में है तो भी वो दूसरे केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी एक केस में कस्टडी में होने से उसके किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी से संरक्षण हासिल करने का अधिकार छीन नहीं जाता। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी सूरत में आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई कर फैसला कर सकते हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212।
ब्रेक के बाद स्वागत है। अपने कर्मियों की क्षमता निर्माण और कौशल वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में हस्ताक्षर के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। इस समझौते पर हस्ताक्षर भारतीय सशस्त्र बलों की राष्ट्रीय लॉजिस्टिक के साथ एकीकृत होने की पहल है। रक्षा मंत्री के अनुसार यह समझौता भारत के मिलिट्री और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और महत्वपूर्ण कदम है। जब हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो इस आत्मनिर्भरता से हमारा आशय यह होता है कि हमारी सेनाओं की जो ज़रूरतें हैं उनकी पूर्ति हमारे खुद के साधनों से हो। जैसे यदि हम लॉजिस्टिक्स के लिए एक्सपर्टीज की ज़रूरत है तो उसकी ट्रेनिंग हमें हमारे अपने गति शक्ति विश्वविद्यालय से ही मिले। यदि हमें इक्विपमेंट चाहिए तो वह भी हमें भारत की इंडस्ट्री द्वारा ही निर्मित किए हुए मिले। हमारा स्पष्ट मानना है कि एक सशक्त भारत की नींव आत्मनिर्भर होकर ही रखी जा सकती है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह समझौता इस दिशा में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेगा। गति शक्ति भारत का ऐसा पहला विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य रेलवे, शिपिंग और हाईवे के राष्ट्रीय विकास योजनाओं को मजबूती प्रदान करना है। इसका लक्ष्य विश्वविद्यालय के छात्रों को लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में दुनिया के नामी ब्रांडों में रोजगार दिलवाना है। When he was chief minister in Gujarat, he had set up the Petro University, he had set up the Forensic University, he had set up many domain-specific universities. So same concept we are now trying to do in logistics sector. So this will cover aeronautics, this will cover railway, this will cover warehousing, ground logistics and marine sectors to begin with, and then we will focus on getting into the deeper things like submarines and other. विश्वविद्यालय मल्टी मॉडल परिवहन, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन प्रबंधन में विशेष और बहुविध कार्यक्रम प्रदान करता है। विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है, ये समझौता भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए एक विश्व स्तरीय मंच प्रदान करेगा। डिफेंस सेक्टर में सारी आर्म्ड फोर्सेस में जितना एक्सपीरियंस और विजडम इतने सालों से चलता आ रहा है, जो इकट्ठा है, वो जब हमारे स्टूडेंट्स को मिलेगा तो स्टूडेंट्स को एक लाइफ स्किल्स का ट्रेनिंग मिलेगा, स्टूडेंट्स को सेक्टर का एक नॉलेज मिलेगा जो प्रैक्टिकल फील्ड में होता है, तो स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप का अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा इन आर्म्ड फोर्सेस में, इंडियन आर्मी में, इंडियन एयरफोर्स में। तो एक तरह से स्टूडेंट को बेहतर भारत बनाने के लिए उस दिशा में वो और अच्छा कदम उठा पाएंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत के गुजरात राज्य के बड़ोदरा में स्थित है। हमारी फौजों को आत्मनिर्भर बनाने की ओर ये एमओयू एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही ये लॉजिस्टिक्स की कितनी इंपॉर्टेंस है नेशनल सिक्योरिटी में, उसको भी हाईलाइट करता है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में एयरपोर्ट की संख्या को बढ़ाया गया है। जहां फ्लाइट्स नहीं जाती थी वहां भी उड़ानों को शुरू किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 1 करोड़ 40 लाख लोग उड़ान योजना के तहत फ्लाइट में यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने ये बात दिल्ली में इंडिया रीजनल एयर मोबिलिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर कही। कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय विमानन पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर्दृष्टि पर चर्चा की गई। साथ ही विमानन क्षमता को भविष्य में और मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किंजरापू नायडू ने बताया कि कैसे भारत दुनिया भर में तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार बनने की ओर अग्रसर है। पिछले 10 साल में जो आरसीएस उड़ान के तहत काम किया है, जो वाइबिलिटी गैप फंडिंग, जहां पे एयरलाइंस जाने के लिए मना करते थे, हमने वाइबिलिटी गैप फंडिंग आरसीएस उड़ान स्कीम के तहत हमने प्रोवाइड किया। उसके हिसाब से जो अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स थे, अंडर सर्व्ड थे, जो अनकनेक्टेड थे, वहाँ पे भी फ्लाइट चलने लगी। वहाँ पे जो आम लोग थे उनको भी एक एयर सुविधा वो उनको मिली। और आप प्राइसेस भी देखिए तो प्राइसेस भी एक हद तक सीमित रखने की एक कोशिश हमने आरसीएस उड़ान के तहत हमने की। तो जिस तरह के रिजल्ट्स हमें 10 साल में मिले तो उसी के हिसाब से आगे भी ये स्कीम को हम बढ़ाना चाहते हैं। और जो छोटी छोटी हमें फीडबैक भी जो मिला है कि और कैसे बेहतर हो सकता है, उसको भी आगे लेते हुए हम बेहतर बनाएंगे। उड़ान में करीबन 1 करोड़ 40 लाख तक अभी उड़ान के फ्लाइट्स में घूम चुके हैं और 2,80,000 फ्लाइट भी 40,000 फ्लाइट भी इसमें घूम चुके हैं अभी तक। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एमपॉक्स को लेकर जारी की गई WHO की चिंता के बाद दिशा निर्देश जारी किए हैं।
एमपॉक्स कोविड के बाद दूसरी ऐसी बीमारी है जिसे WHO द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियम 2005 के तहत घोषित किया गया है। एडवाइजरी में राज्यों को एमपॉक्स बीमारी से जुड़ी जानकारी के प्रसार के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौशेरा के लाम में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस ने आतंकियों के पास से 2 AK-47 और एक पिस्तौल समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कालिंदी एक्सप्रेस से सिलेंडर टकराने के मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच की जा रही है। ATS के IG नीलाब्जा चौधरी ने मौका का मुआयना किया और कहा कि ट्रेन को डीरेल करने की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस 12 संदिग्ध से पूछताछ कर रही है। बता दें कि रविवार रात कानपुर के बिल्हौर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर गैस सिलेंडर रखा हुआ था। प्रयागराज से भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर ने ट्रैक पर रखे रसोई गैस सिलेंडर को देखकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए, जिससे कि बड़ा हादसा टल गया। इस मामले में ट्रेन पलटाने की साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिए हर पहलू से जांच की जा रही है। पूरी सेफ्टी इंश्योर करने के बाद इन्होंने सेफली ट्रेन को आगे बढ़ाया और साथ में कंट्रोल को सूचित भी किया, जिसके बाद से RPF ने वहां जांच करी तो उनको कुछ दूर आगे जाकर गैस सिलेंडर मिला और साथ ही साथ कुछ और संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई। इन सभी चीज़ों को लेकर एक FIR दर्ज कराया गया सिविल पुलिस के यहाँ और सिविल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। काट। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम का मकसद देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। उल्लास कार्यक्रम ने देश में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है और अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ मिला है। 15 साल से ऊपर के वयस्क जो औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उन्हें कार्यक्रम के जरिए साक्षर बनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर इंसान अपने सपने को साकार करने के लिए पढ़ लिख सके और जहां ज्ञान की रोशनी की चमक से हर चेहरा चमके। ये अब संभव हो रहा है उल्लास की वजह से। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार ने 2022 में की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शुरू किए गए इस कार्यक्रम का लक्ष्य देश में पूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करना है। उल्लास केवल एक योजना नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है, एक ऐसा आंदोलन जो लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है। 15 साल से ऊपर के लोग जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह गए, वो उल्लास के माध्यम से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की इस उल्लास जो उन्होंने चलाई है ये मुहिम, ये बहुत अच्छी चलाई है। हमारे जैसे जो अनपढ़ लोग हैं उनको शिक्षित बनाया उन्होंने, हमको इस लायक बनाया कि आज हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, अब मेरे को पढ़ना लिखना आ गया है। मेरे को मोबाइल भी पहले पढ़ा नहीं जाता था, मोबाइल से या बस का नंबर वगैरह जो लिखा होता है बस में, वो सब मेरे को पढ़ना आ गया है। जन जन साक्षर के मिशन के साथ उल्लास कार्यक्रम को वर्ष 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है। ये कार्यक्रम गैर साक्षर लोगों को मूलभूत साक्षरता मुहैया कराने के साथ साथ उन्हें वित्तीय और डिजिटल साक्षरता जैसे जरूरी जीवन कौशल से भी परिचित कराता है। कार्यक्रम के तहत वर्ष 2022 से 2027 के दौरान 5 करोड़ यानी हर साल 1 करोड़ लोगों को मूलभूत साक्षरता मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र प्रायोजित उल्लास कार्यक्रम का अनुमानित परिव्यय करीब
1038 करोड़ रुपए है। उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने देश भर में साक्षरता की मुहिम छेड़ी है। कार्यक्रम के जरिए अब तक 1.5 करोड़ से अधिक लोग साक्षरता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। साथ ही 37 लाख से अधिक स्वयंसेवी शिक्षक भी अब तक इससे जुड़ चुके हैं। उल्लास ने गैर साक्षर लोगों को न सिर्फ पढ़ने लिखने का मौका दिया है, बल्कि उनका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास भी बढ़ाया है। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, दिल्ली। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास 2024 की शुरुआत आज से राजस्थान में हुई। संयुक्त अभ्यास का ये 20वां संस्करण है जो 22 सितंबर तक चलेगा। इसका आयोजन राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया है। युद्धाभ्यास में भारत और अमेरिका के 600 सैनिक भाग ले रहे हैं। भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन कर रही है, जबकि अमेरिकी सेना की ओर से अलास्का स्थित 11वीं एयरबॉर्न डिवीजन की 124 बटालियन के सैनिक इसमें भाग ले रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।